चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट महारती सेगमेंट में। आज के मेहमान हैं संजीव सराफ, जॉइंट एमडी बीओबी कैपिटल। संजीव, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बाजार का मोमेंटम हम सब देख ही रहे हैं, बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। एक हिस्सा बाजार का ये मानना लगाया अब कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है अपने फंडामेंटल्स से बाजार, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं शुरुआत करूं तो आपके पियर्स हैं, दो विदेशी पियर्स हैं आपके, नोमुरा और सीएलएसए, दोनों ने आज ये नोट्स निकाले कि भाई एक ने कहा कि बाजार प्राइस टू परफेक्शन है, यानी अर्निंग्स या फिर रेट्स को लेके कोई भी अगर डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरे ने कहा, नोमुरा ने, कि 10 से 12% तक का ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखी है इंडेक्स से। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 8 बैक टू बैक पॉजिटिव रिटर्न वाले सालों के बाद और एक 2023 जिसमें इंडेक्स ने 20% रिटर्न दिया, 2024 में इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े से मॉडरेट रखने चाहिए? देखिए, हर रिसर्च हाउस का एक विश्लेषण होता है, एक आकलन होता है, और मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात शर्त बिल्कुल सही है कि मार्केट का जो वैल्यूएशन है अभी कुछ हद तक ऊंचा हो चुका है। लेकिन जब आप स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं और फंडामेंटल्स पे देखते हैं तो स्टोरी डिफरेंट बन सकती है। और फिर कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका अभी ग्रोथ अभी बाकी है। अगर आप अभी देखें, चाइना की स्टोरी देखें, हर आदमी ये कह रहा है कि चाइना में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है या इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो कम हो रहा है, तो बिल्कुल उस पर पूरे दुनिया पर इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर हम इंडिया को देखें तो हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को देखें, आप कोकिंग कोल को देखें, अगर हमारा इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 2, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा शेयर अभी 16.3 से ऊपर चला गया है। तो ऑब्वियसली ये है कि एफआईज जो है हमारे देश में निवेश करेंगे। आप देख रहे हैं कि पिछले साल पूरे CY23 में 1.25 से 2 लाख करोड़ सिर्फ एफआईज और डीआईज अलग अलग, मैं बोल रहा हूँ 2.25 लाख और 2 लाख, ये पैसा पूरे साल में आया है। और एसआईपी को देखिए, 17,000 करोड़ पिछले महीने आया और वो ट्रेंड जारी है। यानी कि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि खरीदारी तो करनी पड़ेगी। तो वैल्यूएशन ज्यादा है या कम है, ये एक रिलेटिव शब्द है। और जब रिलेटिव आता है तो आप उसको, इसमें ये मतलब हुआ कि आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक कौन सा सेक्टर में देखना है। तो मैं यही कह सकता हूं कि कोई कहे कि 10-12% बढ़ेगा, कोई कहेगा कि नहीं बहुत हो चुका, ये अपना अपना मत है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमारा मार्केट अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छी है, और मैं समझता हूं कुछ एक सेक्टर्स जहां पे अभी, जैसे मान लीजिए सीमेंट है, आप देख लीजिए सीमेंट में पिछले क्वार्टर में आपका ग्रोथ इसलिए कम रहा कि कुछ स्टेट्स में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया है या मानसून का कुछ इम्पैक्ट था। अब जो आगे जाके इस क्वार्टर में हो सकता है कि जो केपेक्स की स्पेंडिंग होनी थी, जो होगी, उसको लेके हो सकता है बढ़िया हो जाए। तो इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, ये सेक्टर्स अच्छा होंगे। और वैल्यूएशन ऊंचा है या सही है, ये मैं निवेशक पर छोड़ता हूं जो एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं। फेयर पॉइंट। नहीं, मैं आपसे आप ही की टिप्पणी मांग रहा था, मैं दूसरे ब्रोकरेज हाउस पे आपकी व्यू नहीं ले रहा था, वो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए था। संजीव, ये बताएं कि जो लिक्विडिटी की बात थोड़ी और कर लेते हैं। अभी तक, क्योंकि आप अपने सारे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से बात करते हैं, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा डीआईए साइड, एफआईएस साइड, कि डीआईए क्या लिक्विडिटी में बैठे हैं। एसआईपी डेटा तो बहुत मजबूत वाला आ रहा है अभी भी, और एफआईएस जो थोड़ा बहुत वार्म अप हुए पिछले कुछ महीनों में, क्या इस साल अगर रेट कट की भूमिका बनती है, अगर चाइना से पैसा निकलता है, तो क्या स्ट्रक्चरल तौर पे ये उम्मीद लगाना ठीक है कि एफआईएस भी एक हैंडसम तरीके से पैसा लगाएंगे इस साल? देखिए, आपका बिल्कुल सही है। फेड जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देता है, और जब मार्केट में आ रहा है कि फेड कट कर सकता है, बट हम अपने आरबीआई को देखें जो बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी लेके काम कर रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट है जारी रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं लार्ज कैप्स में, इसलिए आपने जब ये भी कहा कि लार्ज कैप में आप ग्रोथ देखें, लास्ट ईयर भी निफ्टी देखिए, निफ्टी लास्ट ईयर 20% बढ़ा, जबकि आप मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स देखिए कि 50%। तो ये जरूरी है ये देखना कि क्या हम अभी भी लार्ज कैप्स का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होगा, ये देखना नहीं। मैं ये कहूंगा कि आप सिलेक्टिवली लार्ज कैप्स में लगे रहिए, और फंडामेंटली अगर आप कहेंगे तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी वही कर रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेरी ये उम्मीद है और हमारे हाउस की उम्मीद है
कि एफआईआईज को जो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको देखते हुए हमें लग रहा है कि ये जारी रहेगा इस क्वार्टर भी, एटलीस्ट लार्ज कैप्स के लिए मैं बोल सकता हूँ। ओके, मॉर्निंग संजीव। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी तो बनानी होगी, तो कौन सी ऐसी बड़ी थीम्स हैं जो आपको लगता है कि 2024 में स्ट्रांगली प्ले होंगी? तो 16% क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है, रिटेल क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। तो उसको देखते हुए लार्ज बैंक्स, लार्ज एनबीएफसीज, उनको बेनिफिट मिलेगा। आप कहें इंडस्ट्रियल्स तो बिल्कुल ही ग्रो करेगा, बिकॉज उसमें हर चीज है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईपीसी है, रियलिटी है, कंस्ट्रक्शन है। सारी जितनी भी कंपनीज हैं, मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी कंपनीज इस सेक्टर को देखते हुए ग्रो करेगा, उसको फायदा मिलेगा। ऑटो सेक्टर में आप देखें, विद फोकस ऑन ईवी, आप ग्रोथ देख चुके हैं, पिछले क्वार्टर में भी देख चुके हैं क्या खरीदारी लोगों ने की है, और वो आगे तक चलेगा, ये हमारा मानना है। बाकी आई वुड से दैट इट हैज टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। यही हमारे सेक्टर जो मैंने कहा, इंडस्ट्रियल्स, ऑटो, लार्ज बैंक्स एंड लार्ज एफएमसीजी कंपनीज। संजीव, मैं आपसे प्राइमरी मार्केट के बारे में जानना चाहूँगा। आप भी काफ़ी अच्छे आईपीओज एज अ हाउस इस समय कर रहे हैं। किस तरह के आईपीओज में ज़्यादा डिमांड आ रही है? कंज्यूमर साइड आ रही है, कैपेक्स रिलेटेड ज़्यादा आ रही है, रिन्यूएबल्स, फाइनेंसियर्स? कुछ अगर आप फीडबैक दें कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। आईपीओ एक ऐसा सेगमेंट है जहां कोई सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन होता नहीं है। आप अगर देखें, जो भी सेबी में आप रिपोर्ट निकाल के देखें, तो हर तरह का आईपीओ अभी वेट कर रहा है किस तरह हम लॉन्च करें। और उसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या डिमांड कौन से सेक्टर में आएगा। मैं कहता हूं आईपीओ जब होता है तो आईपीओ वैल्यूएशन के तौर पे ही लिया जाता है, कि क्या मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं, कि ये कंपनी इस सेक्टर में है और इसका वैल्यूएशन एक्स होना चाहिए, मुझे एक्स माइनस में कुछ मिल रहा है नहीं। इसीलिए प्रोमोटर्स जब ये वैल्यूएशन करते हैं या बैंकर्स वैल्यूएशन करते हैं, तो उसको लिहाज में रखकर ही वैल्यूएशन करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अच्छी कंपनीज जितनी भी आ रही हैं, और आपने देखा होगा पिछले साल भर में 6 महीने में जितने भी आईपीओ आए हैं, उनका ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा है। अब इसमें कंसर्न भी है लोगों का और रेगुलेटर्स का, लेकिन ये कहना कि कौन से सेक्टर की तरफ लोगों का ध्यान रहेगा, ये मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी है मार्केट में, और डोमेस्टिक निवेशक जो कि रिटेल निवेशक है, उनको भी इच्छा है कि हम आईपीओ में लगाएं, तो आप देख रहे हैं कि हर तरह का आईपीओ जो अच्छे सेक्टर, अच्छी कंपनी से है, अच्छी सेगमेंट में है, उसको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये अनलाइक सेकेंडरी मार्केट में जहां पे आपको हर तरह का सेगमेंट मिलता है, आईपीओ में सभी लोग आ रहे हैं मार्केट में अभी, क्योंकि काफी दिनों से या काफी महीनों से कुछ कंपनियां वेट कर रही हैं लॉन्च करने के लिए, और अभी चूंकि मार्केट अच्छा है, मैं समझता हूँ काफी आईपीओ आएंगे मार्केट। ओके, ऑलराइट। लेकिन संजीव, जैसे आपने भी ये स्टार्ट में बात की, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कंफर्ट लार्ज कैप्स में आ रहा है, तो क्या इस साल, क्योंकि पिछले साल भी आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप ने बढ़िया रिटर्न्स दिए, क्या थोड़ी सी पोर्टफोलियो एलोकेशन को रीजिक करके मनी पार्क लार्ज कैप्स में ज्यादा करना चाहिए मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप से? हाँ, जैसे मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिलेटिवली लार्ज कैप्स वैल्यूएशन वर्सेस मिड कैप और स्मॉल कैप में रिलेटिवली वैल्यूएशन जो है बेटर है, और इसलिए एलोकेशन उसमें रहना चाहिए। क्योंकि लार्ज कैप्स में कभी क्या होता है, जब अगर मान लीजिए अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स आए नहीं, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट्स आएंगे तो उसका इंपैक्ट खराब हो या अच्छा हो, तो जब गिरावट आती है मार्केट में तो कम होती है। जबकि अगर उनका रिजल्ट्स मिड कैप और स्मॉल कैप में खराब होती है तो बहुत ज्यादा गिरावट होती है। तो रिस्क पर्सपेक्टिव से आप बात करें तो लोगों का एलोकेशन ज्यादातर लार्ज कैप्स में ज्यादा होता है। ये संजीव, एक लेकिन जो फंडामेंटल रीजन अर्ली है। ट्रेंड्स आना शुरू हैं, जो अर्ली ट्रेंड्स जो Q3 ये जो अपने अपडेट्स हैं, अभी एचडीएफसी बैंक ने दिखाया 5% सीक्वेंशियल ग्रोथ नंबर, इंडसइंड बैंक का नंबर ठीक था। डाबर की बात करें तो कॉशियस था, लेकिन थोड़ा सा बेटर था कि भाई कंज्यूमर रूरल में माइनर रिकवरी दिख रही है जो काफ़ी टाइम से दबी हुई थी। जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं, अगर आप उनके व्यू से बताएं कि आपकी उम्मीद क्या है थर्ड क्वार्टर अर्निंग से। देखिए, आप कुछ बिना नाम लिए बताऊंगा तो कुछ कंपनीज के रिजल्ट जो भी आए हैं या आंकड़े आए हैं, इससे कंजम्पशन स्टोरी जो है रूरल में स्पेशली लीजिए, जो कि एक इंडिकेटर होता है, कहीं ज्यादा है, बहुत कम भी ग्रोथ हुआ है। पिछले क्वार्टर को इतना नहीं हुआ जितने लोगों की आशा थी। तो अगले क्वार्टर में क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी, इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर,
और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन को देखते हुए जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो भी रिलेटेड सेक्टर है। इन तीनों को अगर आप मिलाएं तो मेरे हिसाब से यही सेक्टर्स हैं जो अच्छा करेंगे और निवेशक इसी में लगाएंगे। ऑलराइट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, बाजार की गपशप और आगे सेक्टर्स और लिक्विडिटी पे सारा अपना व्यू ब्यौरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए